नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग अगस्त 2025 ईस्वी का करंट अफेयर करेंगे 1 से लेकर के 15 अगस्त तक का। आपका जो एग्ज़ाम है 13 सितंबर को होने वाला है, तो अप्रॉक्स 1 महीने तक का आपका करंट अफेयर पूछा जाता है, या 1 महीने से कम समय का भी 15 दिन 16 दिन पहले का भी करंट अफेयर कई बार परीक्षा में देखे जाते हैं। इसलिए सेफ साइड के लिए आप कम से कम 15 अगस्त तक का तैयार ज़रूर करके जाएं, बिहार का भी और नेशनल इंटरनेशनल का भी। तो आज के वीडियो में 81 MCQ होंगे। पूरा वीडियो एक ही वीडियो में होगा, पूरा सवाल एक ही वीडियो में होगा। भले वीडियो लंबा हो जाए लेकिन एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा, और इसके पश्चात इसका PDF आपको नेक्स्ट डे कल आपको मिल जाएगा। तो PDF के लिए बिल्कुल परेशान ना हो। अपने चैनल पर जब भी कोई वीडियो आता तो उसका PDF अवेलेबल ज़रूर ही करवाया है मैंने। कभी कभार हो जाता है, इतने सारे MCQ करवाता हूँ तो आगे पीछे हो जाता है। सभी सवालों को ध्यानपूर्वक कीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट MCQ सीरीज़ में से यह एक होगा। जितने अभी तक मैंने करवाए हैं करंट अफेयर, साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबके, उसको आप सीरियसली रिवाइज़ कीजिए। आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। आज तारीख हो गया है 25 तारीख है, 25 अगस्त है आज, और 13 सितंबर को आपका परीक्षा है। अब तो बोलने का भी समय नहीं है, बहुत कम दिन बचा हुआ है। आई होप आप सभी मेंटली भी प्रिपेयर होंगे परीक्षा के लिए। मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जितना ज़्यादा सब्जेक्ट पर आप ध्यान देते हैं उतना ही ज़्यादा मानसिक कंडीशन पर भी ध्यान देना चाहिए कि वो मेरा सही रहे। पहला सवाल देखिए क्या है। भारत सरकार द्वारा कपास उत्पादकता मिशन की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है? हाल ही में ये मिशन शुरू किया गया, अगस्त का ही है तो इसी महीने का करंट अफेयर होगा। किस उद्देश्य शुरू किया गया? किसानों को ऋण देने के लिए, कपड़ा उद्योग का निजीकरण करने के लिए, कपास उत्पादन वृद्धि और गुणवत्ता सुधार हेतु, कृषि भूमि का अधिग्रहण करने हेतु। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा सी, कपास उत्पादन वृद्धि और गुणवत्ता सुधार हेतु कपास उत्पादकता मिशन को शुरू किया गया है। दरअसल में उत्पादकता के मामले, प्रोडक्टिविटी के मामले में अगर भारत की रैंकिंग देखें दुनिया में 39th पोजीशन पर हैं हम, और अगर रकबे के हिसाब से देखें तो दुनिया में 1st पोजीशन पर हैं हम। रकबा कि कितने सारे ज़मीन पर हम लोग कपास उत्पादित करते हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी के मामले में देखें तो हम लोग बहुत नीचे आते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हमारे यहाँ पर उन्नत किस्म के कपासों का आज भी उत्पादन कम होता है, क्योंकि उसकी लागत अधिक होती है और सभी तक पहुंच उसका सीमित होता है। इसके कारण से भारत सरकार ने इस मिशन को शुरू किया है कि पर हेक्टेयर, पर ज़मीन के टुकड़े के हिसाब से हम कितना ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं उसमें हमारा ग्रोथ होती है। इसका आंसर सी हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। 5F विज़न रखा गया है इसमें। ये जो कपास उत्पादकता मिशन है इसमें 5F विज़न रखा गया है। इसको बस फैक्ट के तौर पर याद कर लीजिए, आगे के सवाल में और आएंगे। फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। ये 5F फॉर्मूला इसमें रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ज़रूर याद रखिएगा इसको। इसका आंसर बी हो जाएगा। 5F विज़न है, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन, अर्थात एक्सपोर्ट को भी रखा गया है। ये भी ध्यान रखना है। फैशन का तात्पर्य क्या है? वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब मूल्यवर्धन करना। जैसे आटा मिलता है 40 रुपये किलो, मान लीजिए गेहूँ मिलता है 28-29 रुपये किलो, आटा 40 हो गया। उसी का कोई बेकरी प्रोडक्ट बना लेंगे तो 100 रुपये किलो बिकता है। इसी को क्या कहा जाता है? वैल्यू एडिशन। ठीक है। अगला सवाल है, कपास उत्पादकता मिशन का नोडल विभाग कौन सा है? ये है DARE, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग जो है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ये इसका नोडल मंत्रालय है और यही ये काम कर रहा है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। भारत में कपास की औसत उत्पादकता कितनी है? औसत उत्पादकता पूछ रहा है आपसे। अभी मैंने बताया आपको दुनिया में हम इसमें 39th पोजीशन पर आते हैं, तो ये 447 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि INS हिमगिरी किस परियोजना का भाग है?
INS हिमगिरी के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रोजेक्ट 17A का भाग है, प्रोजेक्ट 17A का भाग है। INS से याद आया कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो अंडर वाटर म्यूजियम बना रहा है पहली बार। मैंने पढ़ाया हुआ है और मैंने ये भी बोला था कि उसके लिए इंडियन नेवी के पुराने शिप का इस्तेमाल किया जा रहा है, मैंने ये भी पढ़ाया हुआ है। अगर आपको याद हो तो मुझे बताइएगा। देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा। INS हिमगिरी प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है जो भारतीय नौसेना की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस परियोजना के तहत 7 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स का निर्माण किया जा रहा है जो अत्याधुनिक तकनीक, हथियार और सेंसरों से लैस होंगे। यह जहाज मझगांव डॉक यार्ड और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, मझगांव हो गया मुंबई में और गार्डन रिच कहाँ पर हो गया तो कोलकाता में। ये शिप बिल्डिंग का भारत सरकार का 2 कारखाना है, दोनों काम करता है। इसे 75% स्वदेशी उपकरणों का उपयोग किया जाएगा INS हिमगिरी का। INS हिमगिरी को किसने डिज़ाइन किया है तो वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो जो है इसने इसको डिज़ाइन किया है। WDB इसको कहा जाता है। यह ब्यूरो भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोत और जहाज़ों का निर्माण करता आया है, डिज़ाइन बनाता है यह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं कि INS हिमगिरी का निर्माण किसने किया है तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड जो है, GRC कोलकाता, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। प्रोजेक्ट 17A के तहत स्टील्थ फ्रिगेट्स अर्थात रडार पर जल्दी यह दिखेगा नहीं, ये जो फ्रिगेट्स बना रहा है इंडियन नेवी के लिए GRSE, इसका आंसर ए हो जाएगा। INS हिमगिरी किस क्लास का जहाज है तो यह नीलगिरी क्लास का है, नीलगिरी क्लास का है। यह प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स की श्रेणी में है जो उन्नत स्टील्थ क्षमता, कम रडार सिग्नल और बहु मिशन क्षमताओं से लैस है। स्टील्थ का मतलब ही होता है छुपा हुआ। ये जहाज़ या अगर कोई स्टील्थ फाइटर जेट भी बनाए जाते हैं, स्टील्थ बॉम्बर के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ, ये रडार पर नहीं आते हैं, इस प्रकार से इनको बनाया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह किस रेजिमेंट से हैं, हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सी हो जाएगा, पैरासूट रेजिमेंट से हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह भारतीय सेना के पैरासूट रेजिमेंट से हैं। यह रेजिमेंट विशेष बल हवाई युद्धों में विशेषज्ञता रखती है। उच्च जोखिम वाले जो मिशन होते हैं, स्पेशल मिशन, वो इनको सौंपे जाते हैं। भारतीय सेना का नया वाइस चीफ इनको बनाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह जी को। और लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह जो हैं टेक ओवर कर रहे थे किसके लिए तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी के लिए। इनका नाम भी याद रखिएगा। 31 जुलाई 2025 से इनका ऑफिस कार्यकाल शुरू हुआ है। इसका आंसर सी हो जाएगा। वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन किस पद के लिए नामित हुए हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पश्चिम नौसेना कमांड के लिए वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पश्चिमी वेस्टर्न जो नौसेना कमांड के लिए नामित किया गया है। यह भारतीय नौसेना का एक महत्वपूर्ण तट है, मतलब पद है जो पश्चिमी तट पर नौसेना के संचालन और रणनीति को नियंत्रित करता है। इसका आंसर फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत में दल बदल विरोधी कानून कब लागू हुआ था। दरअसल में ये चर्चा में रहा है और हाल ही में DSO का एग्ज़ाम हुआ है, लॉ ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ है, उनमें भी दल बदल से सवाल पूछे गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1985 में। मैंने आपको किस्सा भी सुनाया था हरियाणा के एक विधायक का, आया राम गया राम। तो वो थे एक राम नाम के विधायक थे जिन्होंने 24 घंटे में 7 या 8 पार्टियां बदली थी, जिसके कारण से आया राम गया राम किस्सा भी प्रचलित हुआ था। और फिर विधानसभा मतलब कि विधायिका को ऐसा महसूस हुआ कि भाई हमें क्या करना चाहिए, हमें एक कानून बनाना चाहिए अपने ही खिलाफ में। यानी कि विधायिका ने अपने ही ऊपर में एक डिसिप्लिन के लिए एक एक्ट बनाया जिसको दल बदल विरोधी एक्ट हम लोग जानते हैं। और यह 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया और संविधान की 10वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया है। तो इसका आंसर 1985 हो जाएगा। अगला सवाल है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आएगा, अर्थात दल बदल के मामले में। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस माना जाता है। यूपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बड़ा डिटेल पढ़ना होता है। अब यूपीएससी बीपीएससी मेंस कुछ खास अंतर सवाल के स्तर का नहीं रहा। बीपीएससी में भी सवाल का स्तर तो अब शानदार होता है। हाँ, यूपीएससी से थोड़ा सा कम है, लेकिन आपको पढ़ना तो उसी लेवल का पड़ेगा।
किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर का निर्णय न्यायिक समीक्षा का अंतर्गत आएगा? शरद यादव केस, मिनर्वा मिल्स केस, किहोतो होलोहान बनाम जाचिलहू, ये केस का नाम है। नवतेज जौहर केस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने किहोतो होलोहान बनाम जाचिलहू केस कहा था कि अब जो स्पीकर महोदय निर्णय लेंगे दल बदल विरोधी, उसका न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू उसका किया जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है बंधुओं, इसलिए इसको अलग से याद रखिएगा। किहोतो होलोहान बनाम जाचिलहू का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये पूछ सकता है आपसे, यूपीएससी पूछ चुका है इसको। इसका आंसर सी हो जाएगा। किस स्थिति में दल बदल के बावजूद सदस्य अयोग्य नहीं ठहराया जाता है? जब दल बदल किया भी हो सदस्य ने लेकिन अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, तो शिवसेना का केस याद रखिएगा, जहां पर उन्होंने आधी पार्टी का ही विलय कर दिया, भाजपा के साथ अलग पार्टी ही बना लिया शिवसेना शिंदे गुट वाला। तो 2/3 सदस्य किसी दल में अगर विलय कर ले, मान लीजिए कल को कांग्रेस ठीक है, कई सारे लोग नाराज हो जाते हैं, फिर भी लेते हैं एग्जाम्पल, कांग्रेस अब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस के 2/3 जो सदस्य मेंबर हैं वो ये फैसला करें कि हम बीजेपी के साथ खुद को विलय कर लेंगे, तो उनके ऊपर में दल बदल विरोधी कानून नहीं लगेगा। लेकिन एक कोई मेंबर हैं जो कांग्रेस से चयनित होकर आए हैं, चयनित होकर आ चुके हैं सदन में, और वो अपना दल बदलते हैं, बीजेपी में जाते हैं, तो उनकी सदस्यता चली जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। आज ही मैंने कम्युनिटी में ये सवाल पोस्ट किया है। दरअसल में जुलाई 2025 ईस्वी के लास्ट मंथ में, जब लास्ट वीक में बिहार सरकार के द्वारा बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग गठित किया गया, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। अब इसके कितने सदस्य होंगे ये आप मुझे बता दीजिएगा। 3 सदस्य, 5 सदस्य, 7 सदस्य, 9 सदस्य, मैंने पोस्ट भी कर दिया था कम्युनिटी में ग्रुप। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 सदस्य। 5 सदस्य होंगे प्लस एक अध्यक्ष होंगे, और एक जो है वो उपाध्यक्ष होंगे। तो टोटल कितने हो गए? 7 सदस्य हो गए। और आपको भी लग रहा होगा कि क्या पता 5 ही हो, 5 ही में सारे के सारे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने इसको भारत सरकार का न्यूज़ का जो वेबसाइट है AIR, ऑल इंडिया रेडियो, उससे कंफर्म किया है। उस पर भी लिखा हुआ है कि 2 सदस्य अर्थात अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष प्लस 5 अन्य सदस्य होंगे, अर्थात टोटल 7 मेंबर होंगे। ये वेरीफाइड फैक्ट्स है। आयोग की संरचना में किसे शामिल करना अनिवार्य होगा? तो ये जो बिहार सफाई कर्मचारी आयोग बनाया गया है, इसमें एक महिला और एक ट्रांसजेंडर को शामिल करना अनिवार्य बनाया गया है बिहार सरकार के द्वारा, लैंगिक समानता को लेकर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिएगा इसको। अगला है, आयोग किस प्रकार की संस्थाओं में कार्यरत महिला कर्मचारियों पर कार्य करेगा? तो शहरी क्षेत्र, पंचायती क्षेत्र, नगर पालिका, शहर और पंचायत, कहीं पर भी कोई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी वगैरह काम कर रहे हैं, तो उन सभी के अधिकारों के लिए ये संस्था काम करेगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत में कपास के उत्पादन में कौन सी जलवायु स्थिति सहायक होती है? तो गर्म दिन और ठंडी रातें। कपास के लिए बादल रहित रातें और गर्म का दिन चाहिए। कपास के लिए गर्म का दिन चाहिए और ठंडी रातें चाहिए, तब जाके ये क्या होता है, कपास का फूल खिल पाता है। अच्छा खासा टाइम लगता है इसको। कपास किस प्रकार से इसके खेती के लिए अनिवार्य तत्व हैं, ये यूपीएससी प्रीलिम एग्ज़ाम 2020 के पेपर में पूछा जा चुका है, और एनसीईआरटी 7th क्लास का ज्योग्राफी में आपको ये फैक्ट मिल जाता है। पिंक वॉल वॉर्म की समस्या किससे संबंधित है? धान से, कपास से, गन्ना से, गेहूं से। तो इसका आंसर हो जाएगा यह कपास से जुड़ी हुई बीमारी है, जो विशेष रूप से कपास को नुकसान पहुंचाती है। कपास के फूलों और टिंडों को प्रभावित करता है, जिससे उत्पादन गुणवत्ता में कमी आती है। नियंत्रण के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन तकनीक का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, इसके बारे में मैंने पढ़ाया था और मैंने ये भी बोला था कि इसमें घपला हुआ है, घपलेबाजी हुई है, और तेलंगाना के जिससे पहले के चीफ मिनिस्टर हैं उनके ऊपर में इसका आरोप लगा है। तो कौन सी नदी पर है? या कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा और तापी। तो इसका आंसर हो जाएगा यह गोदावरी नदी पर है, बी आंसर हो जाएगा। तेलंगाना के भूपलपल्ली जिले में गोदावरी नदी पर आधारित है। यह विश्व की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, जो सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल आपूर्ति को बढ़ावा देती है।
गोदावरी नदी की कौन सी सहायक नदी दाहिने तट की नहीं है? अगर उसका मुंह इस तरफ है तो ये हो गया बायां, ये हो गया बायां और ये हो गया दायां, दायां तट हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा दाहिने तट की नहीं है? प्रवरा, मंजीरा, इंद्रावती, मनेर। तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्रावती बाएं तट की सहायक नदी है, जबकि प्रवरा, मंजीरा, मनेर दाहिने तट की सहायक नदी है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से बहती है और गोदावरी में ऊपर की तरफ से मिलती है, उत्तर की दिशा से ओर मिलती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बंधुओं, आईसीजे का इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस जो कोर्ट है उसका फैसला आया था और उसी के पश्चात से चर्चा में था। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ था? 97, 2001, 2005, 2012। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह 2005 से प्रभावी हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया, लेकिन 16 फरवरी 2005 को प्रभावी हुआ जब पर्याप्त संख्या में देशों ने इसे मंजूरी दी। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना था। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल किस कॉप में प्रस्तावित किया गया था? कॉप 1, 2, 3, 4। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसका आंसर निकालिए। किस कॉप में क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में प्रस्तावित किया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल का किस में प्रस्तावित किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कॉप 3 में 1997 में। कॉप की शुरुआत 1992 पृथ्वी रियो सम्मेलन के पश्चात शुरू हुआ है, उसके बाद शुरू हुआ है। 1997 में कॉप 3 में इसको प्रस्तावित किया गया कि क्योटो प्रोटोकॉल लागू करना है, जिसमें विकसित देशों के ऊपर बाध्यता लागी गई कि आप पर्यावरण उत्सर्जन जो कर रहे हैं, जीवाश्म ईंधनों को दहन करके जो आपने उत्सर्जित किया है, आप उसमें कटौती करेंगे। जलवायु परिवर्तन से निपटने की पहली जिम्मेदारी विकसित डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर में डाला गया और दूसरी जिम्मेदारी विकासशील देशों के ऊपर में डाला गया। अलग अलग एनेक्स बनाए गए। भारत और चीन को क्योटो प्रोटोकॉल के किस श्रेणी में रखा गया है? तो नॉन एनेक्स 1 में। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत भारत और चीन को नॉन एनेक्स 1 की श्रेणी में रखा गया। इसका मतलब है कि उन्हें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कटौती की बाध्यकारी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। रूस का मैक्स ऐप किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो ये जो लॉन्च किया गया है घरेलू संचार नियंत्रण, डोमेस्टिक कम्युनिकेशन कंट्रोल। मैक्स ऐप जो है अब इसी का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि वहाँ व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अलग अलग जो विदेशी ऐप हैं उनको बैन कर दिया गया। इसको रूस ने नाम दिया है इंटरनेट सॉवरेनिटी, लेकिन इसको बाहरी दुनिया के देश नाम दे रहे हैं सेंसरशिप सरकार द्वारा कि आप क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं। अब ये भी सरकारें देखेंगी आपसे। आपको भी लगता होगा ये अच्छी चीज़ होती है, लेकिन सरकार जो होता है, गवर्नेंस का, संविधान के शासन का क्या तात्पर्य होता है, ये कम से कम 5 बार यूपीएससी प्रीलिम में पूछा गया होगा कि संविधान के शासन का क्या तात्पर्य होता है। इसका तात्पर्य होता है लिमिटेड गवर्नेंस। इसका मतलब होता है कि सरकार ताका झाकी कम करे, सरकार रोक टोक थोड़ा कम लगाए। हाँ, देश की सुरक्षा, मूल अधिकार, सामाजिक न्याय, इन सब चीज़ों पर ध्यान जरूर रखना चाहिए, लेकिन सबके ऊपर निगरानी रखना ये सही सरकारों का कर्तव्य नहीं होता, उनका काम भी नहीं होता। देश की सुरक्षा करना काम होता है उनका, लेकिन बिल्कुल ही आप किसी को बक्साम बंद कर दो फिर बोलो कि आप सुरक्षित हो, तो फिर कैसी सुरक्षा है ना। जैसे अपने देश में भी तो होता है, महिलाओं को घर से बाहर जाने मत दो और फिर बोलो कि महिलाएं सुरक्षित हैं, तो ऐसी सुरक्षा हम करें ही क्या। तो वही वाला सिस्टम हो जाता है जो इंटरनेट सॉवरेनिटी के नाम पर कुछ भी होता है। जैसे चीन भी यही करता है, चीन में भी गूगल, यूट्यूब ये सब बैन है गुरु। वहाँ के लोग वीपीएन का उपयोग करके इन सब चीज़ों का एक्सेस करते हैं। अगला सवाल पर चलते हैं हम लोग। मैक्स ऐप याद रखिएगा, रूसी गवर्नमेंट द्वारा विकसित मैसेजिंग ऐप है। जिस प्रकार से टेलीग्राम और बाकी सब ऐप हैं उसी प्रकार का है यह मैसेजिंग ऐप, तो मैसेज करने वाला। क्रिसेनिनिकोव ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कुछ समय पहले ही चर्चा में था, रूस में स्थित है और कमचटका प्रायद्वीप पर है। मैंने ये पढ़ाया हुआ था, वहाँ भूकंप आया था उसके पश्चात से। 2025 में भारत दौरे पर आए फिलीपींस के राष्ट्रपति का क्या नाम है? यहाँ पर रेड्रिगो दुतर्ते, बेनिगो एक्विनो, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, जोसे रोमस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर उनका नाम है, जो भारत की यात्रा पर आए थे, फिलीपींस के राष्ट्रपति। और भारत और फिलीपींस ने सामरिक समझौतों पर रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए अपनी अपनी बाध्यता को दिखाई है।
भारत और फिलीपींस का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 2025 में किस समुद्र में हुआ है? तो पहली बार दक्षिणी चीन सागर में, साउथ चाइना सी में भारत ने युद्धाभ्यास किया है। युद्धाभ्यास किया है कहाँ पर? तो साउथ चाइना सी में किया है, ये भी याद रखिएगा। भारत और फिलीपींस का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 2025 में दक्षिण चीन सागर के स्कारबोरो शोल के पास में आयोजित हुआ। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच नौसैनिक सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देगा। और चीन को भी हमने ये सबक दिया है कि भाई हम भी आपके बगल में आकर के अभ्यास कर सकते हैं। भारत फिलीपींस नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? वरुण मिलान मैरीटाइम कोऑपरेटिव एक्टिविटी समुद्र शक्ति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मैरीटाइम कोऑपरेटिव एक्टिविटी, इसका नाम दिया गया है। अगला सवाल है, और 3 से 4 अगस्त 2025 को दक्षिण चीन सागर में आयोजित हुआ है। भारत और फिलीपींस के राजनयिक संबंध किस वर्ष स्थापित होने शुरू हुए? तो 1949 से भारत और फिलीपींस के राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। 75वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे थे। ऑपरेशन नया सवेरा का क्या उद्देश्य है? दरअसल में बिहार पुलिस के द्वारा ऑपरेशन नया सवेरा को शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य मानव तस्करी विरोधी अभियान। मैंने आपको न्यूज़पेपर डिस्कशन में एक डिटेल द हिंदू का आर्टिकल डिस्कस करके बताया था कि किस प्रकार से ऑर्केस्ट्रा के नाम पर बिहार में छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों का, लड़कियों का, वुमेन नहीं लिखा हुआ था, गर्ल्स लिखा हुआ था, उनका हेरासमेंट होता है, उनकी तस्करी की जाती है, उनके साथ कितना गलत बिहेव होता है। मैंने आपको सारा कुछ पढ़ाया था, फिजिकल, मेंटल अब्यूज, सभी प्रकार की चीज़ें बताई थी मैंने आपको। उसके कुछ दिनों के पश्चात ही ये आर्टिकल, ये बिहार पुलिस ने पहल शुरू किया, जिसका नाम था मानव तस्करी विरोधी अभियान ऑपरेशन नया सवेरा। ये शुरू किया गया था, इसको जरूर याद रखिएगा, बिहार पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है, 31 जुलाई से 14 अगस्त तक इसको चलाना है। इस ऑपरेशन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो बिहार पुलिस का कमजोर वर्ग प्रभाग है, बिहार पुलिस वल्नरेबल सेक्शन डिवीजन जो है, उस डिवीजन के द्वारा शुरू किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। सीरिया की पश्चिमी सीमा किससे लगती है? सीरिया चर्चा में रहा है, इसके कारण से मैंने करवाया था। किससे लगती है? भूमध्य सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी, काला सागर, किससे उसकी पश्चिमी सीमा लगेगी? तो भाई यहाँ इजराइल है, यहाँ सीरिया है, और यहाँ सीरिया है, यहाँ सीरिया है, तो किससे इसकी सीमा लगेगी? वेस्टर्न। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, भूमध्य सागर से इसकी सीमा लगेंगी। इसका आंसर ये हो जाएगा। सीरिया की पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से लगती है। लाटकिया और टार्टस इसके प्रमुख तटीय बंदरगाह हैं। लाटाकिया और टार्टस इसके प्रमुख रणनीतिक बंदरगाह हैं, जो भूमध्य सागर के तट पर स्थित हैं। व्यापार और रणनीतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सीरिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसकी सबसे लंबी नदी है यूफ्रेटस। यूफ्रेटस इसकी सबसे लंबी नदी है। यह नदी मेसोपोटामिया क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। सीरिया कृषि और जल आपूर्ति महत्वपूर्ण भूमिका यह नदी निभाती है। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। TAPA समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ है? ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ है? तो भारत और EFTA के बीच में हुआ है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसमें 4 देश शामिल हैं। आइसलैंड, लिंचस्टाइन, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। आइसलैंड, लिंचस्टाइन, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। आइसलैंड क्यों बार बार बोल रहा हूँ मैं? कोई स्वाहा नहीं बोलना है मेरे बोलने के पश्चात, आपको भी याद करना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि भाई साहब ये बताओ EFTA में कौन से सदस्य देश हैं। उस समय आपको नाम याद आएगा, पता नहीं क्या था ये EFTA, पता नहीं BPSC कहाँ से सवाल पूछता है। तो ये समझौता लागू हो चुका है अब, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। EFTA को याद रखिएगा। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड ये क्यों चर्चा में था भाई? तो भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बोला था अमेरिका को कि आप हमें तेल लेने से रोक रहे हो, खुद आप यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड जो है वो रूस से खरीद करके ला रहे हैं। तो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड का उपयोग कहाँ पर होता है? इसका उपयोग होता है नाभिकीय ऊर्जा में, इसका उपयोग किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी में इसका उपयोग किया जाता है। UF6 इसको कहा जाता है, UF6 कहा जाता है। अगला सवाल है कि पैलेडियम किस वाहन तकनीक में प्रयोग होता है? CNG, हाइड्रोजन वाहन, हाइब्रिड वाहन, डीजल वाहन, किस में? पैलेडियम के लिए भी यही बोला था। भारत सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 चीज़ों का नाम लिया गया था कि यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड और पैलेडियम। भारत सरकार ने बोला था कि आपकी जो ज़रूरत की चीज़ है वो तो आप खरीद रहे हो, हमें बोल रहे हो कि ये मत करो वो मत करो, है ना? तो इसी के कारण ये सवाल दिया। इसका आंसर हो जाएगा, इसका पैलेडियम का हाइब्रिड वाहनों में उपयोग किया जाता है, कैटलिक कन्वर्टर में किया जाता है। यह धातु वाहन को उत्सर्जन कम करने में मदद करती है, विशेष रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीकरण करके पर्यावरण को सुरक्षित बनाती है। पैलेडियम का याद रखिएगा।
कर्तव्य भवन का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। किसके द्वारा किया गया, याद होगा आपको सारा कुछ। भाई देश में अगर दिल्ली में कुछ उद्घाटन हो रहा है तो कौन उद्घाटन करेगा, तो तुक्का भी मारना हो तो प्रधानमंत्री के नाम का मारिएगा, क्योंकि बिल्कुल सही बैठेगा वो। प्रधानमंत्री आजकल उद्घाटन खूब करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ भाई, प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। कर्तव्य भवन क्या है, तो दरअसल में बहुत सारे मंत्रालय जो थे वो पुराने हो गए थे और वो भाड़े के बिल्डिंग में चल रहे थे। तो मोदी जी ने बोला कि हमको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और मोदी जी ने सही कर दिया, सारे भवनों को एक कर दिया। जिस प्रकार सारे टैक्स को एक कर दिया जीएसटी में, जिस प्रकार से 370 ख़त्म कर दिया, एक देश एक संविधान एक विधान एक झंडा, एक देश एक टैक्स, एक देश एक राशन कार्ड, उसी प्रकार से एक देश एक प्रकार का मंत्रालय। तो सारे मंत्रालय को उठा करके एक जगह ले आए, कॉर्पोरेट स्टाइल में वहाँ पर काम होगा, बाबू लोग ज़्यादा छुट्टी नहीं मार पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम जो चल रहा है उसी का यह भाग है, सेंट्रल विस्टा, जिसमें संसद भवन और नया वाला, उसके अलावा राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के बीच का जगह है। अगर आप दिल्ली आए होंगे तो देखा होगा आपने, कर्तव्य पथ उसको नाम दे दिया गया है। उसी के इर्द गिर्द बहुत अच्छे तरीके से सजावट और मंत्रालय वगैरह का निर्माण किया जा रहा है। कर्तव्य भवन कहाँ पर स्थित है, तो यह कर्तव्य पथ के बगल में ही स्थित है। यह स्थान पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है, कर्तव्य भवन किस परियोजना का हिस्सा है, तो सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। सेंट्रल विस्टा का जेएलआर का सीईओ कौन बने हैं, जेएलआर जगुआर लैंड रोवर। जगुआर लैंड रोवर मतलब इतना कमाओ कि ये गाड़ी खरीद सको, लेकिन सरकारी नौकरी में तो भ्रष्टाचार से खरीदना पड़ेगा गुरु, है ना। तो जेएलआर के पहले भारतीय सीईओ बने हैं। दरअसल में जेएलआर अब टाटा ग्रुप के अंतर्गत है। टाटा ने इसका अधिग्रहण कर लिया था, फोर्ड से खरीद लिया था इसको। तो जेएलआर जो है ये दुनिया में लग्जरी कारें बनाती है। आपने जगुआर का नाम सुना होगा, लैंड रोवर का नाम सुना होगा, तो वो यही बनाते। रेंज रोवर का नाम सुना होगा, है ना। तो जेएलआर का नए सीईओ कौन बने हैं, तो पीवी बालाजी बने हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। पीवी बालाजी को लैंड रोवर जेएलआर का सीईओ नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति कंपनी के नेतृत्व बदलाव और भविष्य की रणनीति की, ठीक है भाई, पीवी बालाजी को याद रखिएगा। जेएलआर कंपनी किस देश से संबंधित है, तो यह ब्रिटेन से संबंधित है। ब्रिटेन से संबंधित है। जेएलआर ब्रिटिश ऑटोमोटिव कंपनी है जो लग्जरी और ऑफ रोड वाहनों के लिए जानी जाती है। टाटा मोटर्स की सहायक कंपनी है। इसका मुख्यालय मूल ब्रिटेन में है, लेकिन टाटा ने इसका अधिग्रहण कर लिया था काफ़ी वर्ष पहले। किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हुई है, मैंने आपको बताया भी था कि सौर ऊर्जा पैनल का उद्घाटन किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने, और मंत्रियों ने मिलकर के हमारा देश का विधानसभा पहला ऐसा जो 100% सोलर हो गया है, तो वो दिल्ली विधानसभा है। दिल्ली विधानसभा है। नेवा प्लेटफॉर्म किस पहल का हिस्सा है, तो ये वन नेशन वन एप्लीकेशन पहल का हिस्सा है। इसका उद्देश्य विधानसभा और संसद के कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाना है। इसका आंसर बी हो जाएगा, नेवा पहल। इसको याद रखिएगा। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन भी इसको कहा जाता है, नेशनल ई इलेक्ट्रॉनिक विधान एप्लीकेशन। विधान मतलब विधायिका और एप्लीकेशन का मतलब ऐप, तो जानते ही हैं आप लोग, ऐप आपके भी फ़ोन में होगा। CRIB ब्लड ग्रुप की खोज किस राज्य में हुई है, ये दुनिया के सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप में से एक है, और हाल ही में इसको भारत में खोजा गया। भारत के किस राज्य में खोजा गया है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में खोजा गया है। और IB का मतलब है इंडिया, एंड B का मतलब है बैंगलोर। CRIB का मतलब है इंडिया, बैंगलोर में खोजा गया है। ये रेयर ब्लड ग्रुप है, और क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम भी इसको कहा जाता है। CRIB नाम में IB का क्या अर्थ है, तो इंडिया, बैंगलोर इसका अर्थ है। इसका आंसर बी हो जाएगा। यह खोज बैंगलोर कर्नाटक में हुई, इसलिए इसका नामांकन इस स्थान के आधार पर किया गया है। CRIB ब्लड ग्रुप का संबंध किस ब्लड ग्रुप सिस्टम से है, तो क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम से है। यह एक दुर्लभ ब्लड ग्रुप सिस्टम है जो लाल रक्त कोशिकाओं पर विशिष्ट एंटीजन की उपस्थिति को आधारित करता है। एंटीजन के कारण ही अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं। और एंटीजन की पहली बार खोज किसने की थी, RH फैक्टर की खोज पहली बार किसने की थी, ये किया था कार्ल लैंडस्टीनर एंड अलेक्जेंडर वीनर ने पहली बार RH फैक्टर की खोज की थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। 1940 में की थी। रक्त समूह के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिससे रक्त आधान और गर्भावस्था से संबंधित जटिलताओं को समझने में मदद मिला था। इसका आंसर बी हो जाएगा। शिबू सोरेन जी का डेथ हो गया। उनको किस उपनाम से जाना जाता था, आदिवासी नेता, झारखंड बाबा, दिसोम गुरुजी, आंदोलन पुरुष। उनका कौन सा उपनाम था, आदिवासी नेता जरूर थे, लेकिन उनका उपनाम क्या था,
तो उनको उपनाम जो दिया गया था लोगों के द्वारा वो है दिसोम गुरुजी के नाम से। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम जो है उसके संस्थापक झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। शिबू सोरेन जी का हाल ही में निधन हो गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। झारखंड का गठन कब हुआ था? तो 2000 ईस्वी में हुआ था, ये पता ही होगा 15 नवंबर को। EFTA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अभी बताया आपको, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाला है या फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, और इसका स्थापना 1960 में हुआ था। 4 देश हैं, आइसलैंड, लिंचेस्टाइन, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड, इसमें 4 देश शामिल हैं। 1960 में स्थापित हुआ था। JLR के इससे पहले के CEO कौन थे? तो एड्रियल मार्डेल थे CEO, जिसके पश्चात अब उनकी जगह पर PV बालाजी को इसका CEO नियुक्त किया गया है। PV बालाजी JLR के पहले भारतीय CEO बनने जा रहे हैं, इसको याद रखिएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। बादल फटने की परिभाषा के अनुसार कितनी वर्षा 1 घंटे में होती है? दरअसल में अभी उत्तराखंड के धराली में पिछले ही महीने भीषण, वहाँ पर हरसिल के इलाका जो है वहाँ पर भीषण उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, बादल फटा और पूरा का पूरा धराली ही गायब हो गया, मलबे में दब गया। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है वहाँ पर। तो उसी धराली के पश्चात से बादल फटना मैंने आपको समझाया था। तो अब मुझे ये बताइए बादल फटने का मतलब क्या होता है? 1 घंटे में कितनी वर्षा होती तो उसको बादल फटना माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 मिलीमीटर तक की जब वर्षा हो जाए 1 घंटे में तो उसको हम लोग मानते हैं कि बादल फटा है। या इसका आंसर सी हो जाएगा। ओरोग्राफिक लिफ्ट किससे संबंधित है? ओरोग्राफिक लिफ्ट का मतलब होता है कि एक हवा चल रही थी, बादल जा रहा था, उसके रास्ते में एक ऊंचा सा माउंटेन आ गया, तो माउंटेन के कारण यह ऊपर उठेगा। ऊपर उठने से तापमान कम होगा, तापमान कम होने से संघनन होता है, संघनन के पश्चात से बारिश हो जाती है। इसी को कहा जाता है ओरोग्राफिक लिफ्ट। पहाड़ियों से टकराकर हवा का ऊपर उठना, और इस हवा के ऊपर उठने के पश्चात से नम हवाएं जो हैं उनमें संघनन की क्रिया होती है, और संघनन के पश्चात से वर्षा की बूंदें उसमें बन जाती है, और वो बूंद जो है पृथ्वी पर गिर जाती हैं, तो उसी को हम लोग वर्षा कहते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। ओरोग्राफिक लिफ्ट का मतलब यही होता है, जिसमें नम हवा पहाड़ी क्षेत्रों से टकराकर ऊपर उठ जाती है। आयुर्वेद आहार किस मंत्रालय और संस्था द्वारा विकसित किया गया है? भारत के लोगों को सही अपने पारंपरिक आहार से परिचित करवाने के लिए आयुर्वेद आहार शुरू किया गया है। ये आयुष मंत्रालय और FSSAI ने आहारों की लिस्ट जारी की है, जो भारत के सुश्रुत संहिता, आयुर्वेद के अलग अलग किताब, और हमारे पहले ज़माने के जो रिसर्चर्स थे जिन्होंने अलग अलग किताबें लिखी आयुर्वेद से जुड़े हुए, उन सभी की किताबों को संग्रहित करके इस फूड का बनाया गया है लिस्ट, उसी को आयुर्वेद आहार कहा गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। शेड्यूल ए में कौन सी सूचनाएं होती हैं? तो इसके यानी कि ये जो है आयुर्वेद आहार, इसके शेड्यूल ए की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें नए खाद्य पदार्थ अर्थात शास्त्रीय आयुर्वेदिक ग्रंथ में उल्लिखित आहार, जैसे कि सुश्रुत संहिता में जो लिखित आहार है उसकी सूची दी गई है कि आप इन आहारों का सेवन कर सकते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है, देखिए कि सबसे अधिक हाथी किस राज्य में पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन है यहाँ पर, केरल, असम, उत्तराखंड, कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में सबसे अधिक हाथी हैं। और प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था 1992 ईस्वी में हाथियों के संरक्षण के लिए। त्रिफला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो त्रिफला जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करता है, फूड फॉर बूस्टिंग इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। आप भी इसका ग्रहण कर सकते हैं भाई, खरीद के ले आइए त्रिफला का एक छोटा सा डब्बा, और उसको शहद के साथ सुबह सुबह मिला के 1 चम्मच खा लिया, है ना। तो त्रिफला जो आंवला, हरर और बहेरा, इनमें 3 होता है, इन तीनों को मिला करके त्रिफला बनाया जाता है। जैसे खांसी होती है जब किसी को बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा खांस रहा है कोई, तो उसको शहद के साथ त्रिफला खिला दीजिए तो फिर वो बंद हो जाता है। खैर मैं डॉक्टर थोड़ी ना हूँ। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत और फिलीपींस ने किस वर्ष रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है 2025 ईस्वी में। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा द्वीप फिलीपींस का सबसे ऊंचा स्थान है? सेबू द्वीप, पालावन द्वीप, मिंडानाओ द्वीप, लुजानो द्वीप। इसका आंसर हो जाएगा ये मिंडानाओ द्वीप है, जो फिलीपींस का सबसे ऊंचा द्वीपीय स्थल है। एक लोकप्रिय पर्वतारोहण स्थल भी है यह। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम किस नौसेना पोत के इर्द गिर्द स्थापित किया जा रहा है और कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में मुंबई के समीप स्थापित किया जाएगा। पहले इस नौसेना पोत को आर्टिफिशियल तरीके से इंसान जो है इसको डुबोएंगे समुद्र में, और जब ये डूब जाएगा तो उसके इर्द गिर्द फिर अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा। तो ये काम कहाँ पर हो रहा है? तो महाराष्ट्र में हो रहा है।
कौन सा पुराना नौसेना का पोत है जिसका उपयोग किया जाएगा? पुराना ही होगा, नए वाले तो डूबेगा नहीं नौसेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आईएनएस गुलदार नाम है इनका, इसको डुबाया जाएगा। और आईएनएस गुलदार एक सेवानिवृत्त लैंडिंग शिप टैंक है और यह परियोजना पर्यटन और समुद्री इतिहास को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। आईएनएस गुलदार का निर्माण कहाँ पर किया गया था? भारत, रूस, पोलैंड, फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका निर्माण पोलैंड में किया गया था। पोलैंड में गार्डिनियाई शिपयार्ड में किया गया था। यह जहाज भारतीय नौसेना के लिए महत्वपूर्ण रहा है। अंडर वाटर म्यूजियम परियोजना क्रियान्वयन किस एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा किया जा रहा है। महाराष्ट्र पर्यटन निगम विकास निगम इसका आंसर हो जाएगा। बायोचार किस प्रक्रिया से निर्मित होता है? बायोचार के मैंने पढ़ाया था आपको, बायोचार के बारे में डिटेल आया था द हिंदू में, एक्सप्लेन्ड करके आया था। अपघटन से तैयार होता है, वाष्पीकरण से, पायरोलिसिस से, ऑक्सीकरण से। तो किससे तैयार होता है बायोचार? और इसका उपयोग अलग अलग जगहों पर किया जा सकता है। दरअसल में कार्बन होता है इसमें, और इसको जब हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं अनुपस्थिति में, तो बायोचार का निर्माण हो जाता है। तो कचरे को हम कार्बन में बदल सकते हैं बायोचार प्रक्रिया के द्वारा। ये मैंने आपको समझाया था। इसको कहा जाता है पायरोलिसिस विधि कहा जाता है। पायरोलिसिस विधि के माध्यम से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर लकड़ी या फसल अवशेष को जब हम गर्म करते हैं तो उससे हमें कार्बन प्राप्त होता है, जिसका उपयोग हम ईंधन के तौर पर कर सकते हैं, जिसका उपयोग हम लैंडफिल के तौर पर कर सकते हैं, जिसका उपयोग हम सीमेंट उद्योग में कर सकते हैं, जिसका उपयोग हम लौह इंडस्ट्री में कर सकते हैं। बायोचार मुख्यतः किस तत्व का सर्वाधिक मात्रा होता है? तो कार्बन ही सबसे ज़्यादा होता है, उसमें कार्बन ही सबसे ज़्यादा होता है। निम्न से कौन सा बायोचार के निर्माण का उप उत्पाद है? तो सिंग गैस का इसे उत्पादन होता है बाय प्रोडक्ट के रूप में। जब आप बायोगैस का निर्माण कर रहे होते हैं, एक मिनट, जब आप बायोचार का निर्माण कर रहे होते हैं तब आपको बाई प्रोडक्ट के रूप में सिन गैस प्राप्त होता है। तो इसका आंसर सिन गैस हो जाएगा, सिंथेटिक गैस इसको कहते हैं। अगला सवाल है कि प्रत्यय अमृत को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? प्रत्यय अमृत जी को बिहार का मुख्य सचिव बनाया गया। 1 सितंबर 2025 से उनका कार्यालय शुरू होगा। 1 सितंबर 2025 से बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। इससे पहले विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर वो काम कर चुके हैं। प्रत्यय अमृत महोदय को बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है प्रत्यय अमृत को किस वर्ष प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार मिला था? 2008, 2010, 2011, 2012। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। किस वर्ष इनको क्या पूछा गया है? प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार मिला था। तो इनको जो मिला था प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार, ये 2011 में मिला था। इसका आंसर सी हो जाएगा। 2011 में इनको प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मुख्य सचिव का कार्यालय भारत में किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1757, 1799, 1857 या 1901। तो यह 1799 ईस्वी में अस्तित्व में आया। मुख्य सचिव का कार्यालय 1799 में अस्तित्व में आया है। अगला सवाल है राज्य मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या भारत सरकार? किसके द्वारा राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया जाता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यही 4 छोटे छोटे ऑप्शंस आपके प्रीलिम एग्जाम में भी रह सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों में से की जाती है और प्रत्यय अमृत को बनाया गया है। भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य किस वर्ष प्राप्त किया है? 2023, 24, 25, 26। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20% इथेनॉल मिश्रण इस वर्ष से ही शुरू किया जा रहा है। 2025 से ही शुरू किया जा रहा है। 2025 से ही 20% इथेनॉल मिश्रण शुरू किया जा रहा है। अगला है इथेनॉल का निर्माण खाद्य पदार्थ या जिनमें भी कार्बोहाइड्रेट वगैरह होते हैं उनसे किया जा सकता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति का संशोधित संस्करण किस वर्ष लागू हुआ? 2016, 2018, 2020, 2022। इस संशोधित संस्करण को 2022 में लागू किया गया है। 2022 में लागू किया गया। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 को 2022 में संशोधित किया गया। इस संशोधन में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2030 से घटा करके 2025-26 कर दिया गया। पहले था कि 2030 तक हम 20% इथेनॉल को मिश्रित करेंगे, लेकिन उसको कम करके कर दिया गया है 2025 से ही मिश्रण करेंगे। और कई सारे लोग इसको लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि गाड़ियों का इंजन जो है वो बैठ सकता है, गाड़ियों का इंजन खराब हो सकता है।
और ऐसा अब देखा भी गया है कि कुछ कुछ इंजनों प्रभाव पड़े। हालांकि भारत सरकार ने बोला है कि कोई इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही है यह, इसका कुछ भी गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि नासा का OCO2 उपग्रह किस उद्देश्य से बनाया गया था और इसको बंद कर दिया गया, इसका सेवा समाप्त किया गया है। सूर्य का तापमान मापने के लिए, CO2 के स्तर को मापने के लिए, अंतरिक्ष यान की गति मापने के लिए, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए OCO2 हाल ही में चर्चा में रहा है अगस्त के महीने में। तो इसका आंसर हो जाएगा CO2 स्तरों को मापने के लिए इसका निर्माण किया गया था। OCO2 का उपग्रह का यह उपग्रह CO2 के स्रोत सिंक को ट्रैक करता है, जिससे जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को समझने में मदद मिलती है। वैश्विक स्तर पर पर्यावरण निगरानी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, लेकिन अब इसका सेवा समाप्त कर दिया गया है। OCO3 किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर स्थापित किया गया है? OCO3 जो है 2019 में स्थापित किया गया है, 2019 में स्थापित किया गया है। अगला है कि एट होम कार्यक्रम, ये राष्ट्रपति द्वारा आयोजित किया गया था। एट होम कार्यक्रम 15 अगस्त के उपलक्ष्य में संध्या का आयोजित किया गया था राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। पूछा जा रहा है कि किन राज्यों के आर्ट एंड कल्चर को उसमें समाहित किया गया है, ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के आर्ट एंड कल्चर को जगह दिया गया। जैसे बिहार के जो बांस के बने हुए होते हैं उसका जगह दिया गया। इसके अलावा भी कई सारे चीज़ बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के जो वस्तुएं होती हैं उनको एट होम कार्यक्रम में जगह दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल है कि भागलपुर नया औद्योगिक गलियारा किस अंचल में स्थापित होगा? तो दरअसल भागलपुर और गोपालगंज इन दो जगहों पर औद्योगिक गलियारा स्थापित किया जाएगा बिहार में। कहाँ पर? तो एक भागलपुर, ये बिहार का मैप बनाइए। बिहार का मैप ऐसी प्रकार से है, ये बीच में गंगा नदी बह रही है, एक भागलपुर यहाँ पर है और गोपालगंज यहाँ पर है। इन दोनों जगहों पर औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा। इन दोनों जगहों पर औद्योगिक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इन दोनों जगहों पर अलग अलग सेपरेट डेवलप किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये गोराडीह अंचल है जिसमें स्थापित किया जाएगा। 96-97 एकड़ करीब में सरकारी भूमि पर एक नया औद्योगिक गलियारा स्थापित किया जाएगा बिहार में। इसका आंसर गोराडीह हो जाएगा। अगला है गोपालगंज में नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए कितनी भूमि हस्तांतरित की गई? भूमि आपको याद नहीं रखना है, मैं भूमि के लिए नहीं ये सवाल लाया हूँ, मैं आपको कुछ और फैक्ट के लिए सवाल लाया हूँ। तो 32 एकड़ भूमि तो है, लेकिन गोपालगंज के नोनापाकर और खीरीडीह गाँवों में, नोनापाकर और खीरीडीह कोई यहाँ से हैं तो जरूर ही बताइएगा। यहाँ पर सरकार ने 32.66 एकड़ भूमि नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए हस्तांतरित की गई है। यहाँ पर भी औद्योगिक कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा, ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है यह। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है नीति आयोग के अनुसार बिहार के GSVA ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन जो होता है किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो इसमें सेवा क्षेत्र का अर्थात राज्य के GDP, सामान्य अर्थों में समझें तो बिहार के GDP सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? तो सर्विस सेक्टर का है भाई। देश के GDP में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? तो सर्विस सेक्टर का है। सबसे कम हिस्सा किसका होता है? तो एग्रीकल्चर हिस्सा का होता है। बिहार में खैर एग्रीकल्चर और औद्योगिक में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अगला है बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस पहली बार कब मनाया गया था? दरअसल रक्षाबंधन के दिन बिहार में वृक्ष सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और ये नीतीश कुमार जी की सोच थी, उन्हीं की सोच थी और इसको 2012 से मनाना शुरू किया गया था। 2012 से 13 अगस्त 2012 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य वृक्षों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2012 से वृक्ष सुरक्षा दिवस शुरू किया गया था। इथेनॉल उत्पादन पानी की खपत अनाज आधारित इकाइयों में प्रति लीटर कितनी होती है? तो 8 से 12 लीटर होती है इथेनॉल उत्पादन के लिए और यही आपका आखिरी सवाल था। इससे मैंने आपको 15 अगस्त तक का करंट अफेयर करवाया है, 15 अगस्त तक का अप्रॉक्स करवा दिया है। बाकी आपने जितना करंट मैंने करवाया उसको रिवाइज कीजिए। अब 2 लक्ष्य है, इससे आगे का मेरा आपका भी लक्ष्य होगा, मेरा भी होता है। 2 लक्ष्य, एक लक्ष्य पहला जनवरी का करंट अफेयर करवाना, दूसरा है फरवरी का करंट अफेयर करवाना और ये दोनों मैं करवा दूंगा आपको एग्ज़ाम से काफ़ी पहले ही करवा दूंगा, इसी मंथ में करवा दूंगा आपको। और उसके अलावा बाकी करंट अफेयर अप्रॉक्स कंप्लीट हो जाएगा 2-3 वीडियो में। साइंस मैंने ऑलरेडी कंप्लीट किया है, एक आध वीडियो और लाने की मैं सोच रहा हूँ कि करवा दूँ मैं। बाकी बिहार स्पेशल और हिस्ट्री अब मैं सोच रहा हूँ करवाने की। हिस्ट्री में ख़ास तौर से मिडिवल हिस्ट्री जिसके 2 चैप्टर मुझे करवाने हैं, जैसे कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासन वगैरह और मुग़ल का प्रशासन, जहाँ से एक सवाल की गारंटी होती है, पूछेगा ही पूछेगा, गारंटेड पूछेगा।
तो उसको हम लोग करेंगे मधु, उसको डिटेल में करेंगे। कहीं से भी मैं करवाऊँ, घटना चक्र से ही भले क्यों ना करवाऊँ, लेकिन करवाऊँगा ज़रूर मैं उसको आपको, क्योंकि वहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। वीडियो पसंद आए तो बताइएगा। धन्यवाद।